नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी। और योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि आप अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर लाइव होता है, तो इस दौरान वहां पर भी आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से ले पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं ट्रूवांटा वेल्थ के फाउंडर एंड सीईओ कीर्तन शाह। कीर्तन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, थैंक यू सो मच शो पे इनवाइट करने के लिए। तो कीर्तन जी, हमने सोचा है कि व्यूअर्स की जो क्वेरीज हम लेते हैं उससे पहले थोड़ा सा ज्ञान लिया जाए कि क्या हम विदेश में भी निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का जो निवेशक होता है उसका पैसा तो लगता है जाके शेयर मार्केट में या दूसरे जो एसेट्स हैं। तो हमारा मन में हमारे क्वेरी ये है कि क्या हम फॉरेन के मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड। लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं? क्या अपने जो घरेलू फंड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगा के हमारे लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर फॉरेन फंड्स हैं उनके पास हमें जाना पड़ेगा? कैसे होगा? मनोज जी, सबसे पहले तो क्या आपको फॉरेन फंड्स में निवेश करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा पैसा अगर फॉरेन फंड्स में रखेंगे तो ये जो रुपी डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम है, जो हर साल रुपया कमज़ोर होते जाता है, उसका फ़ायदा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करने पे मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है मेरे हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब देखिए, जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, या ये सोच बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिया में निवेश करते हो, जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो अगर आप इंडिया जैसी इकोनॉमी में निवेश कर रहे हो तो क्या आपको दूसरी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में निवेश करना ज़रूरी है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप डेवलपिंग इकोनॉमी में निवेश ना करें तो चलेगा, क्योंकि आपका मोटा पैसा अगर इंडिया में रहेगा तो डेवलपिंग इकोनॉमी का जो फ़ायदा आपको होने वाला है वो तो हो जाएगा। तो जो मिसिंग एलिमेंट है मेरे हिसाब से, जो आपके पास शायद डेवलप्ड इकोनॉमी का एक्सपोजर नहीं मिलेगा अगर आप सिर्फ इंडिया में निवेश करेंगे, तो वो रिप्लेसमेंट के लिए आप थोड़ा सा पैसा, मुझे ऐसा लग रहा है, नैस्डैक में डाल सकते हैं। क्योंकि आप अगर हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स देखें, आज हालांकि चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की कि पिछले 2 सालों में विदेशी बाज़ारों ने इंडिया से बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। अगर आप पिछला 18-20 महीना ले ले तो निफ्टी प्रॉबली 8% ऊपर है, पर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट 30% ऊपर है और नैस्डैक 20% ऊपर है। तो शायद अगर आप पिछला बहुत ही नियर टर्म का रिटर्न देखें तो ऐसा लगेगा कि इंडिया में निवेश ना कर कर अगर बाहर निवेश किया होता तो बहुत बेहतर हो जाता। पर ये सिर्फ पिछला थोड़े से टाइम का ही डेटा है। आप अगर 5 साल का भी डेटा ले ले तो मुझे डॉलर टर्म्स में अगर आप देखें तो शायद ताइवान के अलावा ऐसा कोई मार्केट नहीं है जिसने इंडिया से बेहतर रिटर्न दिया यूएसडी टर्म्स में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अलावा अगर निवेश करना है तो शायद डेवलपिंग मार्केट्स में एक नैस्डैक में अगर आप निवेश करें तो रुपी डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा, और वहां पर टेक्नोलॉजी जो इंडिया में शायद उस तरीके के स्टॉक्स लिस्टेड नहीं, उसका भी फायदा मिल सकता है। लेकिन ठीक है, हम मान लीजिए हमें निवेश करना भी है, तो अब सवाल ये है कि जो हमारे पास पैसा है उसका कितना हिस्सा निवेश करना है और कैसे करना है? मनोज जी, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 10% तक का एलोकेशन अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को दे दे तो वो एक अच्छा एलोकेशन होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा सा आपके पास डोमेस्टिक इक्विटी में तो एलोकेशन है ही, पर वो थोड़ा सा फॉरेन एलोकेशन की वजह से रुपी डेप्रिसिएशन का आपको फायदा मिल सकता है। तो 10% बहुत अच्छा एलोकेशन है। फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप फॉरेन एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि आरबीआई और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर कुछ रूल्स लगा सकते हैं। इसलिए अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फंड्स अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप पैसा आज
आप विदेशी बाजारों में निवेश कर सकते हैं, पर गिफ्ट सिटी एक अच्छा रूट है, पर वहां पर भी ऑप्शंस बहुत कम है। तो आज अगर बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप फॉरेन मार्केट्स में निवेश कर सकते हो। पर इन जनरल इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो आपको इन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए बहुत इजी एक्सपोजर दे देते हैं। पर अगर आज आपको निवेश करना है तो शायद अवेलेबल ऑप्शन सिर्फ गिफ्ट सिटी है। जी, तो अवेलेबल ऑप्शंस की कमी है, लेकिन ऑप्शंस बनेंगे जहाँ पे ज़रूरत होती है, वहाँ पे ऑप्शंस बनते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल फंड्स में इंटरनेशनल एक्सपोज़र अगर चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को, तो अभी उसके पास क्या कोई उपाय नहीं है, या कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके थ्रू वो जा सकते हैं? मनोज जी, बहुत बहुत कम ऐसे ग्लोबल प्रोडक्ट्स या ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स आज अवेलेबल है जिसमें आप नया पैसा डाल सकते हो, क्योंकि वो लोग ने स्टॉप कर रखा है नया पैसा। आप ईटीएफ्स के थ्रू पैसा निवेश कर सकते हो, पर ईटीएफ्स में कभी भी आप पैसा निवेश करें तो ध्यान रखें ऐसी सिचुएशन में जो आज है, ये ईटीएफ्स थोड़ा सा मार्केट के एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भाव पर यानी प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं। तो प्रीमियम का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप ईटीएफ्स के थ्रू निवेश कर ले पर मार्केट भाव से आप 10% या 15% ज्यादा पर खरीद रहे, तो वो एक प्रॉब्लम है। पर ईटीएफ्स के थ्रू आज भी आप पैसा विदेशी बाजारों में निवेश कर सकते हो। और अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा है और आपको थोड़ी सी टेक्निकल समझ है तो गिफ्ट सिटी एक अच्छा रूट है जहां जिसके थ्रू आप आज भी आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो फॉरेन बाजारों में। बट प्रॉब्लम वहां पर यह है कि सिर्फ 4 या 5 फंड्स ही है जिसके थ्रू आप गिफ्ट सिटी के थ्रू निवेश कर सकते हो। थोड़ी जानकारी भी ज़्यादा चाहिए और थोड़ा पोर्टफोलियो भी मजबूत, बड़ा मतलब पैसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बहरहाल अब हम बढ़ते हैं हमारे दर्शकों की क्वेरीज की तरफ। हमारे साथ पहले दर्शक अशोक जी हैं, रांची से, सिर्फ 36 साल के, 40,000 का मंथली एसआईपी कर रहे हैं। अच्छी खासी एसआईपी से मानना चाहिए। अशोक जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा नाम पुनीत शाह। जी जी जी, पुनीत जी बोलिए। पुनीत जी हैं रांची से। हाँ सर, बोले हम 8 फंड्स में हम इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, हाँ, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 250 इंडेक्स, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, क्वांट स्मॉल कैप और टाटा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो इसमें टोटल मंथली एसआईपी अराउंड 40,000 होता है। जी जी। तो सर, को वैसे लॉन्ग टर्म इसमें हम इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, लेकिन इसमें अभी ये सारा फंड सही है या फिर कुछ स्विच ओवर करे या कुछ चेंजेस इसमें रिक्वायरमेंट है? जी, तो 20 साल का होराइजन रखा है आपने? हाँ। और अभी आप 40,000 की एसआईपी कर रहे हैं। कीर्तन, बताइए इनके लिए क्या सलाह रहेगी? पुनीत जी, आपके क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका सवाल ये था कि अगर आप 40,000 रुपया हर महीना निवेश कर रहे हो और 20 साल का समय है तो मोटा मोटा कितना पोर्टफोलियो वैल्यू बन सकता है। तो अगर मैं ये अज्यूम करूं कि आपके पास आज 8 लाख रुपए जो आपने क्वेश्चन में बताया हुआ है और 40,000 रुपए की एसआईपी करेंगे और 12% का रिटर्न निकल सकता है इन्वेस्टमेंट्स पे और आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, तो तकरीबन 4.45 करोड़ तक की राशि इकट्ठा हो सकती है, ये अज्यूम कर कि आपके पोर्टफोलियो पे तकरीबन 12% का रिटर्न या 12% का सीएजीआर निकलेगा। आपके फंड्स में मैंने कुछ चेंजेस किए, कुछ फंड्स आपको निकालने का है और कुछ एग्जिस्टिंग फंड्स को होल्ड करने का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में से जो फंड्स मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप होल्ड कीजिए, आप उसी फंड्स में अगर समान तरीके से आपके पैसे को इक्वली डिवाइड कर देंगे तो एक पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। आप होल्ड कीजिए पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड, आप होल्ड कीजिए मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 250, आप होल्ड कीजिए निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड और टाटा का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो अगर आप 40,000 की एसआईपी करें, इन्हीं चारों फंड्स में 10-10 हजार की एसआईपी एलोकेट कर दीजिए। ये आप ही के 8 फंड्स में से चुने हुए 4 फंड्स हैं। बाकी के 4 फंड्स में आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर इन 4 फंड्स में पैसों को समान तरीके से निवेश कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा।
वेल डाइवर्सिफाइड एंड वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाइए और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ निवेश करते रखिए, लंबा होराइजन रखिए, कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाइए और वेल्थ बनाइए। देखिए, आज हमारे साथ रांची से 2 दर्शक थे, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई। पहले मैंने अशोक जी का नाम लिया लेकिन आए थे पुनीत जी। तो अब बारी है अशोक जी की, रांची से 36 साल की उम्र और ये भी 40,000 की SIP कर रहे हैं। अशोक जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा पोर्टफोलियो 9 फंडों में इन्वेस्टमेंट है सर। अब मुझे इनमें कोई चेंजेस करना है या यही रखने हैं? अब मेरा इन्वेस्टमेंट मतलब मुझे 20 साल तक कंटिन्यू रखना है इसमें। ओके, तो 20 साल के पहले आपका कोई विड्रॉल वगैरह का कोई लक्ष्य नहीं है, 20 साल सीधे आप निवेश करते रह सकते हैं। जी जी सर, जी सर। बताइए कीर्तन जी, 9 फंड हैं, 9 फंड तो ज़्यादा लग रहे हैं। बहरहाल आप बताइए, आपके क्या सजेशंस हैं? अशोक जी, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसमें शायद आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि क्या आप 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बना पाएंगे या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आसानी से आप 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लेंगे। अगर आप स्टेप अप नहीं करेंगे फिर भी, अगर मैं ये मान के चलूँ आपके पास जो 8.5 लाख रुपए की पूंजी आज इकट्ठा हो चुकी है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके, और उसके ऊपर आप 40,000 रुपए की दूसरी SIP कर रहे हैं अगले 20 सालों तक, तो 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ आपके पास तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए तक की राशि जमा हो जाएगी आज से 20 सालों में। अब ऑफ कोर्स ये तो आपके 2 करोड़ के रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है, पर सजेशन ये होगा कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है और आप अगर स्टेप अप कर सके, अपनी SIP को बढ़ा सके, तो आप वेल्थ एक्यूमुलेशन काफ़ी तेज़ी से कर पाएँगे। अब रही आपके पोर्टफोलियो की बात, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे थीमेटिक और सेक्टर फंड्स हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग फंड में पैसा रोक के रखा है, एनर्जी एनर्जी अपॉर्चुनिटी में पैसा रोक के रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा रोक के रखा है। मुझे लगता है कि आपको थीमेटिक इन्वेस्टिंग या सेक्टोरियल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि इन सेक्टोरियल और थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़े-बड़े समय तक या लंबे-लंबे समय तक या अगर सेक्टर नहीं चलेंगे, ये फंड बहुत अंडर परफॉर्म कर जाएँगे, और उस समय पे आपका धीरज बनाए रखना कि आपको इस फंड में बने रहना है, वो बहुत मुश्किल है एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर। तो थीमेटिक सेक्टर फंड से निकलने की सलाह होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास जो 9 फंड्स हैं, उनमें से इन 4 फंड्स को अगर आप पकड़ के रखें और इसी में निवेश करें, तो आप शायद एक वेल डाइवर्सिफाइड और बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो सबसे पहला फंड है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, वो होल्ड कीजिए। जियो का स्मॉल कैप 250 होल्ड कीजिए, कोटक का 100 इक्वल वेट होल्ड कीजिए और ICICI का क्वालिटी फंड होल्ड कीजिए। इन 4 फंड्स के अलावा मुझे नहीं लगता आपके पोर्टफोलियो में से कोई भी 5वां फंड है जिसको आपको होल्ड करना चाहिए। तो इन 4 फंड्स को होल्ड कीजिए, समान तरीके से इन फंड्स में पैसे को निवेश कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है 20 साल का समय बहुत अच्छा है और इन 4 फंड्स को लेकर आपका पोर्टफोलियो बहुत बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। नया पैसा भी इन्हीं फंड्स में डालिएगा फ्यूचर में। जी, तो पोर्टफोलियो को करिए कंसोलिडेट, और सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स अगर आप चुनते हैं तो फिर आप जब लॉन्ग टर्म आपका दायरा है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऐसे फंड्स पूरे लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो उस अवधि में आपको लगेगा कि भाई उतना रिटर्न मिला नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये सब ठीक है, और ख़ास करके अगर आप बहुत अच्छी तरीके से सेक्टर को या उस थीम को समझ रहे हैं, सही समय पर एंटर हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ एक कंसोलिडेटेड और शॉर्ट लिस्टेड, जिसमें कि डाइवर्सिफिकेशन भी हो और बैलेंस भी हो, ऐसा पोर्टफोलियो लेकर चलें। एक सवाल, तो अगले कॉलर हमारे साथ हैं विपिन कुमार सिंह साहब, और ये 7,000 की SIP कर रहे हैं। विपिन जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो विपिन जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरी 7,000 की SIP है। हाँ हाँ, जी पूछिए। जिसमें SBI कॉन्ट्रा फंड में 4,000 और SBI हेल्थ अपॉर्चुनिटी फंड में 3,000। ठीक है। इस समय मेरी वैल्यू है 1,35,000। 12 साल बाद लगभग कितना बनेगा? तो बताइए कीर्तन, 12 साल में 7,000 से कितना बढ़ेगा, और 2 फंड इन्होंने ले रखे हैं,
क्या इस 7,000 रुपये को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? 100%। विपिन जी, सबसे पहले तो आपके दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपके पास 1,35,000 तक की इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठा हो चुकी है और आपके पास 12 साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए या जिस भी गोल के लिए आपने इस पैसे को निवेश कर रखा है, और आप इसके ऊपर एडिशनल 7,000 रुपये की एसआईपी करेंगे हर महीना, तो आपके पास तकरीबन 27 लाख रुपए तक का कॉर्पस जमा हो जाएगा, ये अज्यूम करते हुए कि आपके पोर्टफोलियो पे तकरीबन 12% तक का रिटर्न निकल सकता है। अब रही आपके फंड्स की बात, देखिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बड़ा अच्छा है, आपको उसको डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। पर मुझे नहीं पता कि आपने एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड क्यों लिया है। जैसे मैंने पहले वाले कॉलर को भी कहा, सेक्टोरियल इन्वेस्टिंग है। मुझे नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर इन ऑल ऑनेस्टी सेक्टर इन्वेस्टिंग सही तरीके से कर सकता है या उसे समझता है। तो एसबीआई वाला जो हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है उसे एग्जिट करने की सलाह दूंगा और उसको रिप्लेस कर लीजिए आप पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड से। तो होगा ये कि एक कॉन्ट्रा फंड एक फ्लेक्सी कैप अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा, क्योंकि आपने टिपिकली फंड मैनेजर पर छोड़ रखा है कि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप कितना होना चाहिए मार्केट वैल्यूएशंस को ध्यान में रखकर। तो वो एक बेहतर पोर्टफोलियो होगा वर्सेस आज आपके पास जो है। तो आप एसबीआई के हेल्थ केयर को पीपीएफएस फ्लेक्सी से रिप्लेस कर लीजिए और तकरीबन 27 लाख रुपए तक का कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है आज से 12 सालों में, अज्यूम कर कि 12% रिटर्न आपके पोर्टफोलियो पर बनेगा। जी, तो थोड़ा सा रीजिंग आपको करना पड़ेगा। और कीर्तन ये बताइए कि अब आप ये सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स कह रहे हैं कि जो हमारा इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो इधर से आ रहा है म्यूचुअल फंड से, वो हैंडल नहीं करेगा। सवाल ये है कि ये फंड किसके लिए बना है फिर? टिपिकली सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए बना है, जिसे ना सिर्फ एंट्री कब लेनी है फंड में पर एग्जिट कब लेनी है, इन दोनों का अंदाजा है। लाइक से फॉर एग्जांपल, आज अगर आप मुझे पूछेंगे कि आज कौन से सेक्टर फंड में निवेश करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्टर फंड में आप जब भी निवेश करें तो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करने की कोशिश कीजिए। तो मान लीजिए मेरे जैसा कोई आज आईटी फंड में निवेश करेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर 20-25% नीचे मिल रहा है अपने लाइफ टाइम हाई से, और यूएस एआई थीम की वजह से इंडिया आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आईटी में निवेश करने पे है, ना कि किसी और सेक्टर में। पर टिपिकली जब एक रिटेल इन्वेस्टर निवेश करता है तो रिटेल इन्वेस्टर मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर लेता है, कि अगर 6-8 महीने में 12 महीने में अगर कोई थीम चल रही है तो उस थीम में पैसा रोक लेता है। और अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जब वो पैसा रोकता है उसके बाद सेक्टर रिवर्स हो जाता है। और सेक्टर इन्वेस्टिंग में मैंने जनरली देखा है कि 4-4, 5-5, 7-7 साल सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस दे देता है एक बार परफॉर्मेंस अगर हो चुका है पास्ट में। तो ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से। जी जी, नहीं ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोग बार बार हम देखते हैं हर एक क्वेरी में ये बात आती है कि भाई थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लीजिए, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लीजिए। तो लोगों को बात थोड़ा अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। बढ़ते हैं आगे, ईमेल की कुछ क्वेरीज हम लेते हैं। सफवा पटेल हैं गुजरात से। सफवा ये मंथली एसआईपी इनकी 25,000 की है, शायद ये फ़ोन पर जुड़ गए हैं। सफवान जी पूछिए अपना सवाल। अच्छा ठीक है, ये ईमेल की ही क्वेरी है तो मैं ही रखता हूँ इनकी क्वेरी। 25,000 की एसआईपी है, 20 साल में कितना कॉर्पस मिलेगा? और जो एसआईपीज़ ये कर रहे हैं, 10,000 है कोटक मिड कैप में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000 है, कैनरा रोबेको में 5,000 है मिड कैप में, और मिराई एसेट स्मॉल कैप में 4,000 है। फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। बताइए कीर्तन जी। सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। अगर आप 25,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो और 20 साल का समय है और 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन से अगर कैलकुलेट करें तो मुझे ऐसा लग रहा है फेयर एक्सपेक्टेशन है 20 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में। और जबकि आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप दोनों है आपके पोर्टफोलियो में, तो 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन रॉन्ग नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो आपके पास तकरीबन 2.3 करोड़ तक का एक पोर्टफोलियो बन सकता है आज से 20 सालों में। पर इन्होंने जो 4 फंड्स का चुनाव किया उसमें से 2 फंड्स मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा और एक तीसरा फंड खुद से रेकमेंड करना चाहूंगा। तो आप पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप फंड कंटिन्यू कीजिए, आप कोटक का मिड कैप फंड कंटिन्यू कीजिए।
बाकी के 2 फंड्स की जगह पर अगर आप निपॉन का स्मॉल ऐड कर ले तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 का जो पोर्टफोलियो बनेगा और जो 3 फंड्स आपने लिए उन तीनों के स्टाइल्स भी बहुत अलग अलग है, तो एएमसी लेवल पे, स्टाइल लेवल पे और मार्केट कैप लेवल पे एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। तो ये बताइए कीर्तन जी कि इनका जो पोर्टफोलियो है इसमें स्टेबिलिटी आपको, मतलब इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप से काम हो जा रहा है, ये पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जा रहा है? मनोज जी, टिपिकली ये देखा गया है कि जब भी आप फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करते हो तो फ्लेक्सी कैप फंड टिपिकली 65 से 70% अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप में इन्वेस्टेड करे रखता है। हाँ, तो ये है कि लार्ज कैप की जगह पर अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लेते हो तो फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो बाकी के बचे हुए 20 से 30% के साथ कुछ थोड़ा सा खेल पाए, और वो हाँ। लार्ज कैप फंड है। तो वो थॉट है कि फ्लेक्सी कैप फंड आपका लार्ज कैप हो गया और आपने एक मिड और स्मॉल ऐड कर लिया तो मार्केट कैप लेवल पे अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका ये क्लियर करने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हम समाप्त करें इससे पहले आप अपने टॉप 4 फंड्स जरूर रिकमेंडेशंस बताएं। मनोज जी, आपने देखा होगा मैंने पूरे एपिसोड में एक चीज बड़ी कांस्टेंट रखी है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में निवेश करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा। पर इस पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के लिए आपको कम से कम 60 से 8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन चाहिए और वॉलेटिलिटी झेलने की क्षमता होनी चाहिए। अब इस एक थॉट प्रोसेस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर नया पैसा निवेश करेंगे तो आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी ले लीजिए, पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, कोटक का मिड कैप ले लीजिए और निपॉन का स्मॉल कैप ले लीजिए। ये 4 फंड ले लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छा एक्सपोजर या समान एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, ग्रोथ और मोमेंटम स्टाइल, ये सब में एक अच्छा एक्सपोजर आपका बन जाएगा। तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो है फॉर एनीबडी हु वांट्स टू स्टार्ट अफ्रेश। पर जैसे मैंने कहा 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना बहुत जरूरी है अगर इस पोर्टफोलियो में आप निवेश करना चाहते हैं। चलिए, तो ये रहे 4 फंड आपके सामने कीर्तन शाह की तरफ से। कीर्तन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और योर मनी में फ़िलहाल इतना ही। आप भी चाहिए तो अपने सवाल हमें भेजिए, हमारा ईमेल पता नोट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए या फिर लाइव में हमें भेजिए। नमस्कार।